मैं आज आपको कंपनी अकाउंट्स के बारे में बता रहा हूँ। कंपनी अकाउंट्स जो है इसमें आप दो तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, एक शेयर्स के बारे में और एक डिवेंचर्स के बारे में, लेकिन जिसमें से मैं आपको सिर्फ शेयर्स के बारे में बताऊँगा। शेयर्स जो होते हैं वो शेयर्स का मतलब क्या होता है, कैसे उसको किया जाता है, तो इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो उस कंडीशन में आपके पास एक तरीका ये है कि आप बाहर से पैसा लें, लेकिन जब आप बाहर से पैसा लेंगे तो आपको उसके लिए इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो या फिर आप बैंक से लोन वगैरह लेते हैं तो हो सकता है बैंक है जी आपको, ठीक है, आपको 50 करोड़ का लोन चाहिए तो 80 करोड़ रुपए की किसी चीज़ को मॉर्गेज कराइए, वो आपके लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। तो उसके लिए एक तरीका आपके पास ये है कि आप अपनी कंपनी में से जो आपका शेयर्स है उस शेयर्स को आप बेच दीजिए, थोड़ा सा जो हिस्सा है उसको आप बेच दीजिए, और जो उससे पैसा है उसका इस्तेमाल आप अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक्स पॉइंट्स है कंपनी का। जब हम पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे शेयर्स के बारे में। शेयर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक जो शेयर है आपका वो है इक्विटी शेयर्स, एक इक्विटी शेयर है, और एक आपका है प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर्स का और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों में डिफरेंस होता है। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स आप जब भी पढ़ेंगे तो उसका एक परसेंटेज होगी, जैसे उधर लिखा होगा 6% प्रेफरेंस शेयर्स, या कई बार उसके आगे लिखा होगा 10% प्रेफरेंस शेयर्स, ये इसका मतलब। तो ये जो 6% या फिर ये जो 10% है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि कंपनी जो है वो आपको इतने % डिविडेंड देगी, ये इसका मीनिंग है। लेकिन इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं होता। इक्विटी शेयर्स में कंपनी को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट में से आपको शेयर दे या ना दे, ये कंपनी डिसाइड करती है, लेकिन एक कंपल्सन नहीं है। आप ज़बरदस्ती नहीं कह सकते नीचे हमें जो है वो डिविजन उसमें से जो है डिविडेंड दीजिए, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। मोस्टली जो क्वेश्चंस आपके हैं वो इक्विटी शेयर्स पे मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर्स जो है वो आपके लिए बेसिक्स हैं यहाँ पर। ठीक है, एक जो शेयर होता है उसकी जो नॉमिनल वैल्यू मानी जाती है, नॉमिनल वैल्यू वो 10 रुपये मानी जाती है। नॉमिनल वैल्यू को ही मैं फेस वैल्यू भी कहूँगा, यही नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू सेम है। मान लीजिए कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई और आपकी कंपनी ने पब्लिक के लिए ऑफर करे 50,000 शेयर, यानी आप 50,000 शेयर्स जो हैं वो पब्लिक को बेचना चाहते हैं। ठीक है, जब आप शेयर्स को मार्केट में बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों से एप्लीकेशन इनवाइटेड करते हैं। एप्लीकेशन इनवाइटेड करने का मतलब है उनसे आप कहते हैं कि भाई हम इस कंपनी के 50,000 शेयर्स बेचना चाहते हैं, आप में से जो खरीदना चाहता है वो एप्लीकेशंस जो है वो हमें दे दीजिए, जितना एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है वो उसमें वो लिखते हैं। अब 50,000 शेयर्स के लिए उन्होंने एप्लीकेशन जब इनवाइट करी, तो जो एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है तो वो अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के आपके पास 50,000 ही एप्लीकेशन आएगी, ये तो कोई कंडीशन नहीं है। आपके पास एप्लीकेशन कम भी आ सकती है, ज़्यादा भी आ सकती है। ठीक है, अगर 50,000 से मान लीजिए कि आपके पास 48,000 एप्लीकेशंस आई हैं, और ये भी पॉसिबल है कि आपके पास 52,000 एप्लीकेशंस आई है। अगर 48 यानी कि कम आई है तो इसको आप अंडर सब्सक्रिप्शंस कहेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी कि आपके पास जो एप्लीकेशन आई है वो कम आई है, और इसे जो है आप ओवर सब्सक्रिप्शंस कहेंगे। ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, यानी आपके पास ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई तब भी एक कंडीशन ये है कि आप 50,000 शेयर से ज़्यादा जो है शेयर इशू नहीं कर सकते। इधर आपके पास जो है 2,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई हुई हैं। 2,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आने का मतलब है कि या तो आप उन 2,000 एप्लीकेशन को रिजेक्टेड कर दीजिए। रिजेक्टेड करने का मतलब है कि जिनके जो 2,000 एप्लीकेशन एक्सेस आई हुई हैं उनका पैसा उनको वापस कर दीजिए, उनसे कहिए कि जी ये एप्लीकेशन हम रिजेक्टेड करते हैं, और इसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको रीज़न नहीं देना पड़ता, ये कंपनी का राइट्स होता है। ठीक है, दूसरा तरीका जो होता है वो होता है प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस का मीनिंग क्या होता है? प्रो राटा बेसिस का मीनिंग होता है कि जिन्होंने 52,000 शेयर्स मांगे उन्हें आप 50,000 शेयर्स अलॉटेड कर दीजिए।
इसको हम प्रोराटा बेसिस कहते हैं, ठीक है। और जो उनका पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है उसको हम आगे एडजस्ट कर लेंगे। अब जो कंपनी का जो शेयर्स जो कि 10 रुपये होता है, इस 10 रुपये को कंपनी इकट्ठा नहीं मांगती, बल्कि इसके वो टुकड़े करती है, छोटे छोटे टुकड़े करती है, ठीक है। वो छोटे छोटे टुकड़ों को वो अलग अलग नाम देती है। जैसे उसने बोला जी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और इसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मान लीजिए आपका 10 रुपये का अगर शेयर है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो क्या है 2 रुपये इस पे दीजिए, 3 रुपये इस पे दीजिए, 2 रुपये इस पे दीजिए और 3 रुपये इस पे दीजिए, तो टोटल आपके यहाँ पे 10 रुपये कंप्लीट हो जाते हैं। ये सिर्फ टुकड़े करने का मतलब, जो उसने 10 रुपये हैं उसके अलग अलग टुकड़े कर दिए और हर एक टुकड़े का एक नाम दे दिया कि जी पहले टुकड़े का नाम एप्लीकेशन है, दूसरे का अलॉटमेंट है, तीसरे का फर्स्ट कॉल है, इसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपका सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे खत्म हो जाए, हो सकता है कि इसके बाद फिर से वो एक कॉल करे, लेकिन जो ओवरऑल टोटल होगा वो आपका हमेशा 10 ही रहेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि वो कहे कि जी सेकेंड कॉल के बाद एक और कॉल है, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी कॉल करे, ये कोई कंपलसरी नहीं है। हो सकता है वो सिर्फ एप्लीकेशन मान ले, अलॉटमेंट मांग ले और यहाँ पे क्वेश्चन को कंप्लीट कर दे, तो ये कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो जहाँ तक भी है उसका टोटल लेकिन जो होगा, जो उसकी फेस वैल्यू होती है वो नॉर्मली 10 रुपये के इक्वल होती है और वही आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि कंपनी कहेगी नीचे हमने एप्लीकेशन मांग ली, अलॉटमेंट मांग ली, फर्स्ट कॉल मांग ली, अभी हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं मांग रहे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो है हम बाद में मांगेंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो फेस वैल्यू होता है उसी के टुकड़े किए जाते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कंपनी जो है वो 10 रुपये पे शेयर इशू करती है। कंपनी हो सकता है कि जो 10 रुपये का मैंने बताया कि जो 10 रुपये का शेयर है, अगर वो 10 रुपये से उसे वो 9 रुपये में भी इशू कर सकती है और 12 रुपये में भी इशू कर सकती है। अगर वो पार वैल्यू से कम पे कर रही है तो इसका मतलब वो डिस्काउंट पे इशू कर रही है, और अगर वो ज़्यादा पे कर रही है तो उसको हम प्रीमियम की कंडीशंस कहते हैं। यानी ये आपके लिए एट डिस्काउंट वाली पोजीशन है जहाँ पे कम वैल्यू पे, और ये वाली जो पोजीशन है ये विद प्रीमियम की पोजीशन है आपकी, कि वो आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो फेस वैल्यू को क्रॉस करता है, मतलब ज़्यादा उससे क्रॉस कर गया, तो इसका मतलब वो विद प्रीमियम है, और अगर उससे कम पे तो यानी वो डिस्काउंट पे इशू कर रही है। ये कंपनी का राइट्स होता है कि वो किस चीज़ पे उसको करना चाहती है। जिस चीज़ पे भी वो करना चाहेगी, ये कंपनी का राइट्स है, वो आप खरीदो या ना खरीदो ये आपकी मर्जी होती है, ठीक है। तो जो बातें मैंने बताई हैं, मैंने कहा कि शेयर्स नॉर्मली 2 पार्ट्स पे डिवाइड होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स पे, ठीक है। इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है कि आपने उस कंपनी के, अगर मतलब किसी भी कंपनी के आपने 10% शेयर खरीदे तो उसका मतलब आप 10% उस कंपनी के मालिक हैं, ये इसका मतलब है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे जो है वो डिविडेंड हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें वोटिंग राइट्स होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं होता। उसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, जब वो स्पेसिफिक कंडीशन पूरी हो जाती है तब उनको वोटिंग राइट्स मिलता है, उससे पहले वो वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। शेयर्स की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 10 रुपये होती है, जिसे हम फेस वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कंपनी के लिए कि वो 10 रुपये पे शेयर को इशू करे, वो 11 पे भी कर सकती है, 9 पे भी कर सकती है, 15 पे भी, 400 पे भी, किसी भी इस पे कर सकती है। अगर उसने 10 रुपये का शेयर 9 रुपये पे दे रही है, 9.5 पे दे रही है, तो उसका मतलब है कि वो डिस्काउंट पे दे रही है। और अगर वो 10 रुपये से ज़्यादा का शेयर है, वो 20 रुपये पे, 25 रुपये पे, 30 रुपये पे दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रीमियम पे दे रही है, ठीक है। जब आप शेयर्स को इशू करते हैं मार्केट के अंदर पब्लिक के लिए, ठीक है, तो मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपने 50,000 शेयर इशू करे, 50,000 जब आप शेयर इशू करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपके पास 50,000 एप्लीकेशन आई, आपके पास कम एप्लीकेशन भी आ सकती है, आपके पास ज़्यादा एप्लीकेशन भी आ सकती है। अगर आपके पास कम एप्लीकेशन आती है तो आप उस केसेस को अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, और ज़्यादा एप्लीकेशन आती है तो उस केसेस को आप ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि आपके पास ज़्यादा एप्लीकेशन आई है, अब आपके पास ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन कि जितनी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई है उन्हें आप रिजेक्टेड कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन प्रोराटा बेसिस, यानी जैसे इधर है, इधर मैंने 52,000 है, 52,000 वालों को मैंने 50,000 शेयर्स दे दिए, ये इसका मीनिंग है। तो ये प्रोराटा बेसिस, इसे हम प्रोराटा बेसिस कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक तरीका ये भी था कि हम कैटेगरी बना लें और कैटेगरी के हिसाब से उसको डिवाइड कर दें, यानी कि उसको भी हम प्रोराटा बेसिस कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें क्या बोला गया। इसके बाद जो है वो जर्नल एंट्रीज हैं, और जर्नल एंट्रीज जो हैं
मेनली जो क्वेश्चन है वो आपका जनरल एंट्रीज पे ही होता है इसमें। जो फर्स्ट एंट्री है इसमें वो आपकी होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब होता है कि जितनी भी एप्लीकेशन आपके पास आई है, जितनी भी एप्लीकेशन का आपके पास पैसा है वो सारा का सारा आपको इस पे लिखना है। ये इसका मतलब है। आपने 30,000 शेयर इशू करे लेकिन एप्लीकेशन 50,000 आ गई तो आपको 50,000 एप्लीकेशन का पैसा यहाँ लिखना पड़ेगा। बैंक डेबिट करने का मतलब ये होता है कि आपके पास इतना अमाउंट आया है। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये फर्स्ट एंट्री है इसकी। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, ये सेकेंड एंट्री है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन में जो फर्स्ट एंट्री में अमाउंट आता है वही सेकेंड एंट्री में भी अमाउंट आता है। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट का मीनिंग होता है जितना अमाउंट आपने रिफंडेड करा है वो टू बैंक में लिखा जाएगा। ये कंपलसरी एंट्री नहीं है। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि आपने एप्लीकेशन रिजेक्टेड करी, अमाउंट रिफंडेड करा, तभी एंट्री आएगी टू बैंक, अदरवाइज ये टू बैंक आप लिख नहीं सकते। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का मतलब होता है अमाउंट एडजस्टेड, यानी कि जो आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया है। अब एक्स्ट्रा अमाउंट का मीनिंग है, एक्स्ट्रा अमाउंट का मीनिंग है कि आपने 30,000 अगर शेयर इशू करें और आपके पास जो है एप्लीकेशन 35,000 आ गई है, तो जो 5,000 एप्लीकेशन का पैसा आया है, ठीक है, अगर आपने उसको रिजेक्ट नहीं करा और आगे आपने जिससे मांगा है उससे कहा ठीक है जी आगे जब आपसे पैसा मांगेंगे तो आप इस पैसे को एडजस्ट कर लीजिएगा, तो वो पैसा शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है। ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। थर्ड जो एंट्री है वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो आप सिर्फ तभी लिख सकते हो जब क्वेश्चन के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रखा हो। ठीक है, अगर नहीं दिया तो आप इस एंट्री को यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आप नहीं लिख सकते शेयर अलॉटमेंट में। नॉर्मली प्रीमियम किसके साथ होता है ये क्वेश्चन में दे रखा होता है, और अगर नहीं दिया तो आप हमेशा ये मानते हुए चलते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो शेयर अलॉटमेंट के साथ होगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। जितना ही पैसा अलॉटमेंट का रिसीव होगा वो हम इसमें लिखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो कॉल मनी की है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको आप लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल ड्यू, और यहाँ ड्यू करने के बाद आप इसको रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड। कॉल्स इन एरियर मैं भी आपको बताता हूँ क्या होता है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, इसमें जो है अगर आप लोग चेक करेंगे तो अलॉटमेंट यहाँ पे सबसे पहले मैंने ड्यू करी और ड्यू के बाद अलॉटमेंट मैंने रिसीव करी। इसी तरह से जो फर्स्ट कॉल मनी है, फर्स्ट कॉल मनी को पहले ड्यू किया
और ड्यू करने के बाद मैंने रिसीव करा। इसमें एक वर्ड मैंने लिखा है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, खरीदने के बाद आपने उसको एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, लेकिन जब उसने आपसे कॉल मनी मांगी तो आप नहीं दे पाए। तो जो पैसा हमें शेयर होल्डर से रिसीव नहीं होता उस पैसे को हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। और कॉल्स इन एरियर सिर्फ और सिर्फ रिसीविंग की एंट्री में ही आ सकता है, ड्यू की एंट्री में ये कभी भी नहीं आता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। लेकिन इसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद जो है इसी तरह से आप सेकंड कॉल लिख सकते हैं, उसके बाद फाइनल कॉल, मतलब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर इसके बाद सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल, या फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल ड्यू करेंगे और फाइनल कॉल रिसीव करेंगे। लेकिन कॉल्स इन एरियर रिसीविंग में तभी लिखा जाएगा जब क्वेश्चन के अंदर जो है लिखा होगा कि इतने शेयर होल्डर से हमें पैसा नहीं मिल पाया। जब हमें शेयर होल्डर से पैसा नहीं मिलते, यानी आपने किसी कंपनी के शेयर्स अगर खरीदें और आप उनका पैसा नहीं दे पाते हो, तो उस कंडीशन में कंपनी आपके शेयर्स को फोरफिटेड कर लेती है। फोरफिटेड करने का मतलब होता है कि जो पैसा आपने उसको दिया था वो सारा पैसा आपका जीरो हो गया। ठीक है, आपके शेयर सर्टिफिकेट को वो कैंसिल कर देती है, उसे हम फोरफिटेड ऑफ शेयर्स कहते हैं। ठीक है, इसके लिए एक अलग से एंट्री पास आउट की जाती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और यहाँ आप लिखोगे बीइंग, जितने भी शेयर्स हैं, शेयर्स फोरफिटेड। ठीक है, जितनी भी एंट्रीज हैं आप सभी में अगर चेक करोगे तो सिर्फ ये सिंगल एंट्री है जिसमें हमने शेयर कैपिटल को डेबिट करा है। कहीं पर भी किसी भी एंट्री में आपको शेयर कैपिटल डेबिट नहीं मिलेगा, सिर्फ इस एंट्री को छोड़कर। इस एंट्री के अंदर ही शेयर कैपिटल को डेबिट किया गया है और किसी भी एंट्री में नहीं। शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट जो है, शेयर अलॉटमेंट आपका वो इसके बाद, शेयर फॉरफिटेड के बाद सिर्फ वो एंट्रीज आती हैं जिसमें आपने पेमेंट नहीं करी है। मतलब शेयर अलॉटमेंट का मतलब है ये वो पैसा है जो आप पे नहीं कर पाए शेयर अलॉटमेंट पे। इधर शेयर फर्स्ट कॉल का मतलब वो पैसा जो आप फर्स्ट कॉल पे नहीं पे कर पाए। अगर इसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल है तो वो भी आपको लिखनी पड़ेगी, जो जो आपने पेमेंट नहीं करी वो सारी इधर, और शेयर फॉरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो आप पे कर चुके हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये सिर्फ तब आता है जब वो नॉन पेड हो, यानी आपसे मांगा गया है और आप पेड नहीं कर पाए हैं, तो आप फोरफिचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे, अदरवाइज ये किसी भी हालत में डेबिट नहीं हो सकता। इसके बाद जो शेयर आपके फोरफिटेड किए गए हैं वो शेयर जो हैं वो किसी थर्ड पार्टी को रीइशू कर दिए जाते हैं। रीइशू की एंट्री ये होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर्स फोरफिटेड। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल। रीइशू की एंट्री में एक खास बात ये होती है कि जब भी रीइशू की एंट्री आएगी तो आपको उस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है कि वहाँ पे पेड अप जो वर्ड है वो कितना लिखा हुआ है, क्योंकि जितना पेड अप लिखा होगा वो सारा का सारा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। मतलब मान लीजिए कि आप 400 शेयर हैं जिन पे पैसा नहीं रिसीव हुआ, उन 400 शेयर को हमने फॉरफिटेड कर दिया और उसके बाद रीइशू कर दिया। तो जब हम रीइशू करते हैं तो नॉर्मल जो होता है कि वो 10 रुपये का शेयर था तो मैंने 7 रुपये में कर दिया, 6 रुपये में कर दिया। लेकिन जहाँ पे भी रीइशू होगा वहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि रीइशू होने के बाद वहाँ पे पेड अप भी लिखा होता है। पेड अप जितना लिखा होगा वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ पे कंपनी को फ़ायदा होता है क्योंकि कंपनी ने आपका जो पैसा है वो भी कमा लिया और आपका पैसा आपके शेयर्स को भी कैंसिल कर दिया, फिर जो थर्ड पार्टी है उसको रीइशू कर दिया। इस तरह का जो प्रॉफिट होता है उसे वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग, जितना गेन हुआ इसमें, गेन ऑन रीइश्यू, गेन ऑन रीइश्यू ट्रांसफर्ड, जितना भी गेन होता है वो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, जितने बेसिक्स है मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर रहा हूँ। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन का मतलब होता है जितनी भी एप्लीकेशन आपके पास आई हैं वो सारा का सारा अमाउंट आप बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। यानी अगर आपने 20,000 शेयर इशू करे हैं लेकिन एप्लीकेशन 22,000 आई हैं तो 22,000 का आपको अमाउंट लिखना है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन है, ठीक है, आगे जो क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व करेंगे वो 20,000 से करेंगे, क्योंकि जितने आपने शेयर इशू करे होते हैं उसी पे पूरा क्वेश्चन चलता है। 22,000 पे नहीं चलेगा जो आपके पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है। ठीक है, जो एप्लीकेशन का अमाउंट ऊपर है वही एप्लीकेशन का अमाउंट सेम नीचे आता है। इसके बाद टू शेयर कैपिटल टू बैंक, टू बैंक का मतलब होता है अगर आपके पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है उनका जो आपने पैसा वापस किया है वो टू बैंक में जाएगा। अगर ये क्वेश्चन में लिखा है तब हम इसे लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट का मतलब होता है कि जो आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया लेकिन आपने वापस नहीं करा और उनसे कहा था कि ठीक है जी आगे जब आपसे पैसा मांगेंगे तो उस पैसे में आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, वो पैसा शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, लेकिन जब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये हमेशा नहीं आता। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर आया तो वो क्रेडिट करेंगे, और अगर ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स को यहाँ पे डेबिट करा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से तब क्रेडिट कर सकते हैं जब क्वेश्चन में दे रखा हो, अगर नहीं दे रखा हो तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट का मतलब है अलॉटमेंट पे जितना अमाउंट रिसीव हुआ वो सारा का सारा आपने लिख लिया। ठीक है, इसके बाद जो है आपने फर्स्ट कॉल मनी, इसको आपने ड्यू करा, फर्स्ट कॉल को आपने रिसीव करा। हमेशा ड्यू पहले और रिसीविंग बाद में आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक वर्ड जो है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर का मतलब हो गया कि जो शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाए फर्स्ट कॉल का उसे हम कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, अगर वो पैसा नहीं दे पाए तो कंपनी उनको नोटिस इशू करती है कि जी आप अपना पैसा दीजिए, और तब भी वो नहीं देते तो कंपनी उनके शेयर्स को फॉरफिटेड कर देती है। फॉरफिटेड करने का मतलब होता है कि उनके शेयर उनसे वापस ले लिए जाते हैं, यानी कि जो उनका शेयर सर्टिफिकेट है वो कैंसिल कर दिया जाता है। उस कंडीशन में फॉरफीचर की एंट्री ये पास आउट होती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये फर्स्ट कॉल के बाद होगा, ये अलॉटमेंट के बाद भी हो सकता है फॉरफीचर, सेकंड कॉल के बाद भी हो सकता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये फॉरफीचर की एंट्री है। फॉरफीचर की जब हम एंट्री पास आउट करते हैं तो इसमें शेयर कैपिटल ऐसा वर्ड है जो इसके अलावा कहीं पर भी डेबिट नहीं होता, सिर्फ इस एंट्री के अंदर शेयर कैपिटल डेबिट हुआ है, पूरे उसमें कहीं पर भी ये डेबिट नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो आपने टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल या इसके बाद आपने जो सेकंड कॉल लिखोगे ये वो अमाउंट होता है जो आपने पेड नहीं करा, और शेयर फॉरफिटेड वो अमाउंट होता है जो आप पेड कर चुके हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसमें सिर्फ और सिर्फ तब आ सकता है जब आपने उसकी पेमेंट नहीं करी है। अगर आपने उसकी पेमेंट करी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसमें किसी भी हालत में नहीं आएगा। जो हमने शेयर फॉरफिटेड करे उन्हीं शेयर्स को हम बाद में रीइशू कर देते हैं थर्ड पार्टी को। उसको रीइशू करने की वजह से हमें जो फ़ायदा होता है उसे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम रीइशू करते हैं तो हम पार वैल्यू को क्रॉस कर जाते हैं। पार वैल्यू मतलब 10 रुपये का अगर शेयर है तो 10 रुपये के शेयर को मैंने 10.5 रुपये में, 12 में, 15 में रीइशू करा है, तो उस कंडीशन में रीइशू की एंट्री में आपको यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी लिखना है अगर आप पार वैल्यू को क्रॉस करते हो तो। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो ये कि रीइशू के टाइम पे एक वर्ड आता है जहाँ पे रीइशू का सेंटेंस लिखा होता है वहाँ लिखा होगा पेड अप। उस पेड अप को हमें पहचानना है, जितना भी पेड अप होगा उसी को हमें शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखना है। तो ये सारी जो जनरल एंट्री है ये सारी बेसिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये टी.एस. ग्रेवाल की बुक का है। क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा। ये 2011 ऑल इंडिया 2011 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें समझाया गया कि डीपी शाह कंपनी लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ विच 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 30%। यानी कि डीपी शाह लिमिटेड ने 1 लाख शेयर इशू करे, एक जो शेयर है वो 10 रुपये का है और 30% प्रीमियम पे। यानी कि 10 रुपये का जो शेयर है वो 30% प्रीमियम, 30% प्रीमियम का मतलब हो गया आपका कि 30/100 इंटू में 10 यानी कि 3 रुपये। तो जो आपकी कंपनी को जो टोटल अमाउंट रिसीव्ड होना चाहिए वो आपको रिसीव्ड होना चाहिए 10 रुपये का जो उसने शेयर्स हैं प्लस 3 रुपये, यानी कि टोटल आपकी कंपनी जो है वो 13 रुपये रिसीव करेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
क्वेश्चन में बताया गया कि एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन पे आपको 3.5 रुपये की आपकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन 3.5 रुपये की है, अलॉटमेंट जो है वो आपकी 6.5 रुपये की है, और क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए उसने लिखा है बैलेंस अमाउंट। अब बैलेंस अमाउंट कितना बचा, अगर आप चेक करेंगे तो आपको टोटल रिसीविंग होनी चाहिए 13 रुपये, तो 10 रुपये आपको ये रिसीव हो गए और बाकी बैलेंस अमाउंट यानी कि आपका जो बचा है वो 3 रुपये बचा है। टोटल 13 रुपये रिसीविंग होनी चाहिए, जिसमें से 3.5 इधर आ गया, 6.5 रुपये इधर आ गया, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपकी 3 रुपये की होगी, आपको ध्यान में रखना है। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करें, पब्लिक को 1 लाख शेयर इशू करें, लेकिन जो आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं इस पे वो एप्लीकेशंस आई हैं 2 लाख। आपके पास जो एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई हैं वो आपको 2 लाख एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई हैं, किसी भी तरह का कोई भी रिजेक्शन नहीं है, पूरा का पूरा प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया। प्रो राटा अलॉटमेंट का मीनिंग है कि जिन्होंने 2 लाख शेयर्स मांगे थे उसको उन्होंने 1 लाख शेयर इशू करें, ये इसका मतलब है कोई भी नहीं है। एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने अप्लाइड करा था 1600 शेयर्स के लिए, हरीश। हरीश एक शेयर होल्डर है, इसने जो है अप्लाइड किया है 1600 शेयर्स के लिए, अप्लाइड फॉर 1600 शेयर्स। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि ये ना तो अलॉटमेंट दे पाया और ना ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे पाया, इसके शेयर्स को हमने फोरफिटेड कर दिया। लेटर ऑन 60% ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर। इसमें से 60% जो शेयर हैं वो हमने रीइशू कर दिए और वो हमने रीइशू करें 8 पर शेयर्स पे, ठीक है। तो इसकी जो जर्नल एंट्री है, इसकी जो जर्नल एंट्री है वो आपको समझने की कैसे पास आउट करी गई है। तो फर्स्ट एंट्री जो होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, आपके पास जो एप्लीकेशन आई है वो 2 लाख आई हैं और एप्लीकेशन जो आपकी है वो 3.5 रुपये की है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 लाख रुपए आपके पास, यानी आपको एप्लीकेशन पे 7 लाख रुपए रिसीव हुए, ये इसका मीनिंग है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये फर्स्ट एंट्री है, ये मैंने आपको नोट भी कराई है। सेकेंड एंट्री जो है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन में वही अमाउंट आता है जो क्वेश्चन में ऊपर गिवन होता है, वो 7 लाख रुपए। कैपिटल, आपने जो शेयर इशू करें वो 1 लाख शेयर इशू करें और 3.5 रुपये का एप्लीकेशन का अमाउंट है, यानी 3.5 लाख रुपए आपके पास आने चाहिए। कोई भी आपने एप्लीकेशन रिजेक्टेड नहीं करी, यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो एप्लीकेशन का है उसे आप शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया उसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास आया 3.5 लाख रुपए। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। इसके बाद जो थर्ड एंट्री है वो शेयर अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जब मैंने आपको जर्नल एंट्री लिखवाई थी तो उससे मैंने बताया था कि इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन आपके क्वेश्चंस के अंदर हाँ प्रीमियम 30% दे रखा है, लेकिन किसके साथ है बताया नहीं गया कि प्रीमियम को आपको किसके साथ चार्ज करना है। तो अगर प्रीमियम बताया नहीं गया तो उस कंडीशन में आप इसको अलॉटमेंट के साथ चार्ज करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यहाँ पे आपने 1 लाख शेयर इशू करें
सिक्योरिटी आपका जो अलॉटमेंट है वो 6.5 रुपये की है। 6.5 का मतलब हो गया कि इसमें से 3 रुपये जो हैं वो कैपिटल के हैं 3.5 रुपये। 3.5 रुपये कैपिटल के हैं और जो 3 रुपये हैं वो आपके प्रीमियम के। और यहाँ पे आपका 1 लाख इंटू में 6.5 यानी कि 6.5 लाख रुपए जो है इधर आएगा, 3.5 लाख रुपए आपके इधर आएंगे और 3 लाख रुपए जो है वो आपके इधर आएंगे। ये अलॉटमेंट आपने ड्यू करी है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। इसके बाद आप रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि एक शेयर होल्डर जिसने 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, ना तो वो अलॉटमेंट दे पाया और ना ही वो फाइनल कॉल दे पाया। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका क्वेश्चन प्रोराटा बेसिस पे है, जैसे कि इसने 2 लाख शेयर्स वालों को 1 लाख शेयर इशू करें, अगर प्रोराटा बेसिस पे है और कोई भी शेयर होल्डर ऐसा है जिसने अलॉटमेंट पेड नहीं करी है, तो वहाँ पर आपको एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ता है। याद रखिएगा, वर्किंग नोट सिर्फ तब बनता है जब 2 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि प्रोराटा बेसिस होना चाहिए और सेकंड कंडीशन अलॉटमेंट नॉन पेड, तभी आप उस वर्किंग नोट को बना सकते हैं, नहीं तो वो वर्किंग नोट नहीं बनेगा। हमारे क्वेश्चन में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, यानी कि प्रोराटा अलॉटमेंट भी हमारे क्वेश्चन में और अलॉटमेंट नॉन पेड भी है, ठीक है। इसके लिए आपको वर्किंग नोट जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि वर्किंग नोट आप कैसे बनाएंगे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का मतलब है आपके पास एप्लीकेशन कितनी आई, आपके पास एप्लीकेशन 2 लाख आई और आपने अलॉटमेंट कर दी 1 लाख की। अगर आप रेशो निकालेंगे तो 2:1 की रेशो बनती है। लेकिन इधर एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि अगर इस क्वेश्चन में तो खैर रिजेक्शन नहीं है, अगर किसी क्वेश्चन में रिजेक्शन होता, मान लीजिए वो कहते हैं कि जी आपने 50,000 शेयर को रिजेक्टेड कर दिया, तो उस कंडीशन में यहाँ पे फिर आप 2 लाख नहीं लिख सकते थे, यहाँ पे फिर आपको 1.5 लाख रुपए लिखना पड़ेगा, 1.5 लाख एप्लीकेशंस, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में ये बोल देता कि जी यहाँ पे 50,000 एप्लीकेशन आपने रिजेक्टेड कर दी, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको 1.5 लाख लिखना पड़ेगा, फिर आप 2 लाख नहीं लिख सकते, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया है कि हरीश जो कि एक शेयर होल्डर है और जिसने अप्लाइड किया है 1600 शेयर्स के लिए, ठीक है, शेयर्स अप्लाइड फॉर, इसने शेयर्स अप्लाइड करे हैं 1600, तो हमें इसके लिए शेयर्स अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, शेयर्स अलॉटेड, और अगर अलॉटेड दिए होते तो हमें अप्लाइड निकालने पड़ते। अलॉटेड निकालने के लिए 1600 इंटू में 1/2 यानी कि 800, इसका मीनिंग है कि उसने 1600 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी और उसको अलॉटेड हुए 800। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यानी कंपनी ने एप्लीकेशन मनी उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर से कितनी रिसीव करी है। उसने 1600 के लिए एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन जो थी वो आपकी 3.50 थी, 3.50। इसका जो आगे आपका 5400 नहीं 5600 इसका आ गया। एप्लीकेशन मनी नीडेड, यानी कंपनी को उससे कितना लेना चाहिए था। एप्लीकेशन मनी नीडेड, कंपनी ने 800 शेयर्स दिए, उसके हिसाब से कंपनी को उससे जो है 2800 लेना चाहिए था, यानी कंपनी ने उससे 2800 एक्सेस ले रखा है, एक्सेस अमाउंट ले रखा है कंपनी ने उससे। कंपनी जब उससे अलॉटमेंट ड्यू करेगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो 800 शेयर कंपनी ने उसे अलॉटेड करें, अलॉटमेंट जो है वो आपकी 6.5 रुपये की है,
तो 5200 जो है वो आपका इधर अमाउंट आएगा। इसमें से एक्सेस अमाउंट को माइनस किया जाएगा। एक्सेस अमाउंट आपका आ रहा है 2800, यानी 2400 का अमाउंट जो है अलॉटमेंट में हमने ये जो शेयर होल्डर है हरीश, इससे हमने मांगा और जो ये नहीं पे कर पाया। ये नेट एरियर का अमाउंट है, इसे हम नेट एरियर कहते हैं, यानी जो पे नहीं कर पाया। अगर हम चेक करें तो टोटल अलॉटमेंट मनी जो ड्यू हो रही थी, टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू, हमने 1 लाख शेयर इशू करे थे। 6.5 रुपये के हिसाब से हमारी कंपनी को 6.5 लाख रुपए रिसीव्ड होने चाहिए, जिसमें से हम माइनस कर देंगे अमाउंट एडजस्टेड। अमाउंट एडजस्टेड का मीनिंग क्या है? अमाउंट एडजस्टेड यानी कि सेकंड एंट्री के अंदर, हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेकंड एंट्री के अंदर जो है, जो शेयर अलॉटमेंट आपका आया है वो अमाउंट, वो आपका 3.5 लाख आया है, ये इसमें से माइनस होगा, तो 3 लाख रुपए ये बच गया। इसके बाद इसमें से जो है वो आप माइनस करेंगे नेट एरियर। नेट एरियर, नेट एरियर आपका बचा है 2400, तो इसको आप माइनस करेंगे 297600, यानी ये वो अमाउंट है जो 4th एंट्री में आएगा। ठीक है, इसमें जो खास बात है वर्किंग नोट पे, मैंने कहा ये वर्किंग नोट सिर्फ तब बनेगा जब 2 बातें पूरी होती हों, प्रोराटा अलॉटमेंट होना चाहिए और अलॉटमेंट नॉन पेड होना चाहिए, तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्वेश्चन में शेयर अप्लाइड दे रखे थे 1600, तो मैंने अलॉटेड निकाले। अगर अलॉटेड दिया होता तो मुझे अप्लाइड निकालना पड़ता। इसमें अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो शेयर अप्लाइड दे रखे थे उसका मैंने एक ही जगह इस्तेमाल करा है, बस यहाँ पे। हर जगह अलॉटेड जो शेयर्स हैं उन्हीं का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कहीं पर भी आप जो है अप्लाइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अप्लाइड का इस्तेमाल सिर्फ यहाँ होता है। जनरल एंट्री में भी जो आप करेंगे क्वेश्चन, उसमें शेयर अलॉटेड पे ही आपका क्वेश्चन चलता है, शेयर अप्लाइड पे नहीं। शेयर अप्लाइड सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल होगा, और इसके अलावा शेयर अप्लाइड कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, ना तो वर्किंग में और ना ही जनरल एंट्रीज में। ठीक है, तो जो आपका अमाउंट इधर आएगा वो आपका आएगा 297600, 297600, यानी ये आपको अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये आपका अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। इसके बाद फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आप ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो आपकी 3 रुपए की थी। 1 लाख शेयर आपने इश्यू करें 3 रुपए के हिसाब से, मतलब हो गया 3 लाख रुपए आपकी कंपनी को रिसीव होने चाहिए। 3 लाख रुपए बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। इसके बाद रिसीविंग की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट के अंदर वही अमाउंट आएगा जो इससे ऊपर वाली एंट्री पे आया है। तो इससे ऊपर वाली एंट्री पे जो आया है टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, वो आपका आया है यहाँ पे 3 लाख रुपए। अब कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर मैंने आपको बताया था कि कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है वो अमाउंट जो किसी शेयर होल्डर से आपको रिसीव नहीं हो पाया। तो हमें 800 शेयर्स पे, 800 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से, नहीं 2400 हमें नहीं मिल पाए। 800 शेयर जो मैं वहाँ से लाया हूँ, अगर आपको ध्यान हो तो 800 शेयर जो है वो ये वाले थे। 800 शेयर मैंने कहा था कि इन्हीं 800 का हम इस्तेमाल करेंगे। 1600 का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होगा, वर्किंग नोट में आगे कहीं पर भी इसका इस्तेमाल नहीं, सिर्फ 800 का यूज़ है। वही 800 मैंने यहाँ पर यूज़ करें, यानी मेरे को 800 शेयर्स पे इतना पैसा नहीं मिल पाया। ठीक है, तो मुझे जो इससे पैसा रिसीव हो गया है वो 297600, ये अमाउंट मुझे इससे रिसीव हो गया। ठीक है, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इसके बाद उसने जो है शेयर्स को फॉरफिटेड कर दिया है, और फॉरफिटेड करने के बाद जो शेयर फॉरफिटेड हुए हैं उसमें से 60% शेयर रीइशू किए गए हैं 8 रुपये पर शेयर्स पे। तो इसके बाद आप शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर कैपिटल में आपके पास 800 शेयर हैं जिस पे आप पैसा नहीं दे पाए, यानी आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई करा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तभी इसमें आ सकता है जब वो नॉन पेड है। क्वेश्चन में लिखा है कि वो अलॉटमेंट भी दे नहीं पाया, अगर अलॉटमेंट नहीं दे पाया तो इसका मतलब ये है कि वो प्रीमियम भी नहीं दे पाया होगा, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यहाँ पे हमने डेबिट करा है। 800 इंटू में 3। शेयर अलॉटमेंट में हमेशा वो अमाउंट आता है जो नेट एरियर का अमाउंट है, और नेट एरियर का अमाउंट नेट एरियर का अमाउंट जो वर्किंग नोट पे है वो आपका 2400 होगा। नेट एरियर 2400, और इसमें जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट है वो 800 इंटू में 3, 2400। जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये 8000 आ गया, ये आपका 2400 आ गया, और इन दोनों का जो डिफरेंस बच रहा है उसको हम शेयर फॉरफिटेड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दोनों का जो डिफरेंस बच रहा है आपका ये आपका 10,400 और ये 4800, यानी कि 5600 का डिफरेंस बच रहा है आपका, 5600 का। ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस एंट्री को पास आउट करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि ये नॉन पेड है, आपने इसकी पेमेंट नहीं करी, आपने अलॉटमेंट पेड नहीं किया। अगर आप अलॉटमेंट पेड नहीं करेंगे तो इसका मतलब है आपने प्रीमियम भी पेड नहीं करा, और प्रीमियम पेड नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे डेबिट किया जाएगा। और हमेशा शेयर अलॉटमेंट में वो अमाउंट आता है जो वर्किंग नोट में नेट एरियर का अमाउंट है, उसको कहा जाता है। यहाँ आप लिखेंगे बीइंग 800 शेयर्स फॉरफिटेड। इसके बाद रीइशू, क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके जो 60% शेयर्स हैं, जो फॉरफिटेड शेयर हुए थे उसके 60% जो है वो हमने रीइशू करा है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में हमने ये जो शेयर रीइशू करे हैं 60%, हमारे पास टोटल 800 शेयर्स थे, 800 शेयर का 60% जो होता है वो 480, यानी 480 शेयर जो हमने रीइशू करे हैं, और एक शेयर जो हमने रीइशू करा है वो 8 रुपये में। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हम रीइशू करेंगे तो वहाँ पर एक वर्ड होगा पेड अप। इस क्वेश्चन के अंदर जो लिखी हुई लाइन वो उसमें लिखा है 60% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइशूड एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है कि जो शेयर कैपिटल है वो आपका 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपका 4800 आ गया, यहाँ पे आपका 3840 आ गया, तो ये 160 जो है वो शेयर फॉरफिटेड पे चला गया। यहाँ आप लिखोगे बीइंग 800 शेयर्स रीइशूड, और जो लास्ट एंट्री है इसकी वो आपकी है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
बीइंग गेन ऑन रीइश्यू, गेन ऑन रीइश्यू ट्रांसफर्ड, गेन ऑन रीइश्यू ट्रांसफर्ड। इसके लिए नॉर्मली जब हम कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालते हैं तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है? उसको निकालने का तरीका ये है कि ये जो शेयर फॉरफिटेड आया है, जैसे ये वाला जो फॉरफिटेड आया है और ये वाला जो फॉरफिटेड आया है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का, अच्छा यहाँ पे अमाउंट 960 होना चाहिए, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी ये वाला जो फॉरफिटेड है और ये वाला जो फॉरफिटेड है, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है उसी को हम लास्ट में लिख देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चंस के अंदर जो है वो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसने क्या किया है कि सारे के सारे जो शेयर हैं वो रीइश्यू नहीं करें। इसके पास टोटल मिला के 800 शेयर्स थे और 800 में से इसने 480 ही रीइश्यू करें। ठीक है, मैंने कहा है कि नॉर्मली निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप शेयर फॉरफिटेड में से, इस वाले शेयर फॉरफिटेड में से ये वाला शेयर फॉरफिटेड माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। रीज़न जो है वो ये कि आपने सारे के सारे जो शेयर हैं वो आपने रीइश्यू नहीं करें। तो आप कैपिटल रिजर्व की जो कैलकुलेशन करेंगे वो आप ऐसे करेंगे, टोटल आपके पास जो शेयर्स थे वो 800 थे, 800 में से आपने 480 जो है वो रीइश्यू कर दिए, मल्टीप्लाई करेंगे, पहली बार जो फॉरफिटेड आपका ये क्रेडिट हुआ है, फॉरफिटेड क्रेडिट हुआ है ये 5600 से, और माइनस करेंगे दूसरी बार जो फॉरफिटेड डेबिट हुआ है, फॉरफिटेड जो आपका डेबिट हुआ है वो हुआ है 960 से, माइनस 960। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 2400 आएगा, 2400। ठीक है, 2400। तो ये जो है इसमें जो जो मैंने बातें बताई हैं वो आपको बातें ध्यान में रखनी है इसकी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो डीपी शाह वाला क्वेश्चन था, इसलिए आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो श्याम लिमिटेड का, ये क्वेश्चन दिल्ली 2012 में आया था, आपकी बुक में भी होगा ये टीएस ग्रेवाल की। और इसमें जो क्वेश्चन है वो मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि बुक में अगर क्वेश्चन नंबर आगे पीछे तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें इसने बोला कि श्याम लिमिटेड ने 80,000 एप्लीकेशन इन्वाइटेड करिए, 10 रुपये का एक शेयर है और 40 रुपये जो है वो प्रीमियम है। ठीक है, एप्लीकेशन आपको ध्यान रखना है कि कंपनी ने 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इन्वाइटेड करी है, 80,000 के लिए। कंपनी जो है वो 10 रुपये का एक शेयर है और प्रीमियम जो है वो 40 रुपये है, यानी कि जो टोटल अमाउंट आपके पास आएगा वो आना चाहिए 10 रुपये ये और 40 रुपये प्रीमियम के, यानी टोटल मिला के आपके पास 50 रुपये आपको रिसीव करने। क्वेश्चन में जो इन्होंने बोला है, इन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन जो है वो 35 पर शेयर की है, जो एप्लीकेशन है वो 35 की है और इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है 30 रुपये, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये 30 रुपये का प्रीमियम जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, अलॉटमेंट इन्होंने बोली है, अलॉटमेंट है 8 रुपये की और जिसमें प्रीमियम है आपका 4 रुपये। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे इन्होंने बोला है बैलेंस अमाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इस पे बैलेंस अमाउंट। अब बैलेंस बचा कितना? ठीक है, अगर आप चेक करेंगे तो प्रीमियम आपका जो है वो 40 रुपये का होना चाहिए, यहाँ पे आप टोटल करोगे तो 34 आ रहा है, यानी 6 रुपये तो प्रीमियम के, 6 रुपये प्रीमियम के। शेयर आपका था 10 रुपये का, 10 रुपये का शेयर था। अगर आप इसको अलग अलग करोगे तो यानी कि 5 रुपये जो हैं वो यहाँ पे एप्लीकेशन के आ चुके हैं, 30 रुपये इधर प्रीमियम के चले गए, 8 रुपये में से 4 रुपये प्रीमियम चले गए, यानी 4 रुपये जो है वो आपके अलॉटमेंट आई है। तो ये 5 और 4 9 रुपये आप यहाँ पे रिसीव कर चुके हैं, तो यानी 1 रुपये भी आप यहाँ पे और रिसीव करोगे, तो ये टोटल मिला के 10 रुपये यहाँ हो गए और ये 30 और 4 34 और 6 40 रुपये प्रीमियम के, यानी दोनों कंडीशंस हमारी पूरी हो रही है। क्वेश्चन ने बोला है कि जो एप्लीकेशंस आई है हमें, वो एप्लीकेशन आई है 77,000 एप्लीकेशन जो है वो हमें रिसीव्ड हुई है,
एप्लीकेशन जो हम रिसीव कर रहे हैं वो 77,000 है। ठीक है, आपने ध्यान रखिएगा कि आपने 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इशू करी थी, लेकिन जो आपके पास एप्लीकेशन आई है वो 77,000 है, यानी ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो 77,000 के हिसाब से चलेगा, 80,000 के हिसाब से नहीं। पूरा क्वेश्चन 77, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन है। आगे इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि शेयर्स अलॉटेड कर दिए गए। सुंदरम, जिसे 7,000 शेयर हमने अलॉटेड करे थे, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। सुंदरम के पास 7,000 शेयर हैं और ये अलॉटेड शेयर्स हैं। सुंदरम के पास 7,000 शेयर्स हैं और ये अलॉटेड शेयर्स हैं। ये फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, ये अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी ये दे नहीं पाया। ही शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद ही हमने इसके शेयर्स को फॉरफिटेड कर दिया। आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड, इसके शेयर्स को फॉरफिटेड करने के बाद हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करी है। उसके बाद एक और शेयर होल्डर है सत्यम, जिसके पास 500 शेयर हैं। सत्यम, इसके पास 500 शेयर हैं और ये जो है फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं कर पाया है। उसके शेयर्स को फॉरवर्डेड कर दिया गया। आउट ऑफ फॉरवर्डेड शेयर 1,000 शेयर वर रीइशू, इसमें से हमने 1,000 शेयर्स को हमने रीइशू करा है। रीइशू करा हमने 50 रुपये पर शेयर पे। जितने शेयर रीइशू करे गए हैं उसमें सत्यम के सारे शेयर्स हैं। ठीक है, ये मतलब पूरा क्वेश्चन है। अब मैं करना स्टार्ट करता हूँ, आप उसको ध्यान से समझिएगा। पहली एंट्री जो आपकी आएगी वो आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपका पूरा क्वेश्चन 77,000 के हिसाब से होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने 80,000 एप्लीकेशन इन्वाइटेड करी थी, लेकिन एप्लीकेशन 77 आई है। एप्लीकेशन आपकी 35 की, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 77,000 को आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 246,95,000। तो इसमें जो फर्स्ट एंट्री है वो होगी आपकी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, जिसमें आपके पास एप्लीकेशन जो आई है वो 77,000 का ही है। आपको ध्यान रखना है कि 80,000 पे आपका क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि आपने इनवाइटेड तो 80,000 करी थी, लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन है, इसलिए पूरा क्वेश्चन आपका 77,000 चलेगा। तो फर्स्ट एंट्री जो है वो 77 के अकॉर्डिंग होगी। ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। शेयर कैपिटल में 77,000 इंटू में जो आपकी एप्लीकेशन है वो टोटल मिला के विद प्रीमियम जो है वो 35 की है। तो आप यहाँ पे 5 रुपये यहाँ लिखेंगे और 77,000 इंटू में 30 यहाँ लिखेंगे, 385, और इसको आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड,
शेयर अलॉटमेंट जो है आपका वो 77,000 इंटू में अलॉटमेंट जो है वो आपका यहाँ पे 8 रुपये का है, तो आप 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे जो आपके पास प्रीमियम है, प्रीमियम आपका जो है इंक्लूडिंग यहाँ पे 4 रुपये है, यानी आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप 77,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 77,000 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, $6,16,000 जो आपने ड्यू करा है। और ये 3,08,000। इसके बाद आप इस क्वेश्चंस के अंदर वर्किंग नोट नहीं बनेगा, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। वर्किंग नोट आपका तब बनता है जब आपको इस बात को ध्यान में रखना होता है कि वहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट हो और अलॉटमेंट नॉन पेड हो, लेकिन यहाँ पे प्रोराटा है ही नहीं, ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे वर्किंग नोट नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक शेयर होल्डर, क्वेश्चन के अंदर बताया कि एक शेयर होल्डर सुंदरम ऐसा है जिसके पास 7,000 शेयर्स हैं और वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया, और अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया उसके बाद ही इसके शेयर्स को फोरफिटेड किए गए, ये आप ध्यान रखिएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में वही अमाउंट आएगा जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन था, ये 6,16,000 यही आ गया। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर सुंदरम था जिसके पास 7,000 शेयर हैं जिस पे वो कॉल मनी पे नहीं कर पाया, यानी अलॉटमेंट नहीं दे पाया, यानी कि 56,000 में रिसीव नहीं हुए, इससे 56,000 जो है वो हमें रिसीव नहीं हुए। 616 में से 56,000 आपको रिसीव नहीं हुए, यानी कि आपको 5,50,000 जो है वो रिसीव हुए, 5,50,000 आपने रिसीव कर लिया। बीइंग अलॉटमेंट मनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव होने के बाद ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जैसे आप अलॉटमेंट मनी आपने ड्यू करी और आपको नहीं मिला, तो उसमें लिखा है कि अलॉटमेंट के बाद ही इसके शेयर्स को हमने फोरफिटेड करा है। तो यानी अब जो है आपको जो एंट्री पास आउट करनी है वो फोरफीचर की एंट्री पास आउट करनी है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। ये ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट तब करते हैं जब वो नॉन पेड हो, यानी आपने इसकी अगर किसी शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं करी है तब इसमें आएगा। टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी इसके नीचे वो लिखा जाता है जो आपने पेड नहीं किया, जो आपने पेड नहीं किया है वो इसके नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, इसके पास 7,000 शेयर हैं, 7,000 शेयर हैं जो कि फोरफिटेड किए गए हैं। ठीक है, 7,000 अलॉटमेंट थी आपकी 8 रुपये की, प्रीमियम था आपका, जो प्रीमियम है, प्रीमियम अगर आप देखेंगे प्रीमियम दो हैं, एक 30 रुपये, 3 प्रीमियम है, एक 30 रुपये, एक 4 रुपये और एक ही जो लास्ट वाला 6 रुपये का, ये जो प्रीमियम बचा था। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी फ़िलहाल इस पे चल रहा है, तो ये वाला प्रीमियम इसका मतलब ये पे कर चुका है क्योंकि एप्लीकेशन के साथ था तो इसने प्रीमियम भी पेड करा होगा। लेकिन अलॉटमेंट के साथ जो प्रीमियम 4 रुपये था वो इसने पेड नहीं करा, क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दी तो इसका मतलब इसने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, यानी कि अलॉटमेंट के साथ जो 4 रुपये थे वो भी कंपनी को रिसीव नहीं हुए, इसलिए वो 4 रुपये इधर से मल्टीप्लाई होंगे। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल पे कितना अमाउंट आएगा ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन अभी तक आप यहाँ तक पहुँचे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक आप पहुँचे ही नहीं है,
तो इसका मतलब 5 रुपये एप्लीकेशन पे और 4 रुपये अलॉटमेंट पे, यानी 9 रुपये तक अभी आप क्वेश्चन में पहुँचे। 1 रुपये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ये जो मैंने लिखा है ये अभी यहाँ तक पहुँचे नहीं है, तो आपका जो अमाउंट है वो 9 रुपये है। तो यहाँ पे जो शेयर कैपिटल है वो आपकी 9 से मल्टीप्लाई होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो आपका 63,000 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,000 आएगा। ये आपका आ गया 56,000, और जो डिफरेंस बचेगा वो शेयर फॉरफिटेड में चला जाएगा। तो डिफरेंस आपको इधर बच रहा है 35,000 का। बीइंग 7,000 शेयर्स ऑफ सुंदरम, 7,000 शेयर्स ऑफ सुंदरम फॉरफिटेड। ठीक है, इसके बाद इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करा है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होगी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसके बाद रिसीव होगी। तो जब आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करा है तो आप लिखोगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब टोटल मिला के आपने 77,000 शेयर इशू करे थे, जिसमें 7,000 जो है वो आप फॉरफिटेड कर चुके हो, यानी आपके पास अब 70,000 शेयर से बचे हैं। और फर्स्ट कॉल जो थी वो आपकी 7 की थी, जो फर्स्ट कॉल है वो आपकी 7 की थी। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से आपको फर्स्ट कॉल का अमाउंट पता लग जाएगा। 1 रुपये और 6 रुपये ये प्रीमियम के थे, तो इसको मिला के आपको जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपकी 7 रुपये की आ रही है यहाँ पे। तो उसी 7 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 7,000 इंटू में 1 आएगा, और यहाँ पे 7,000 इंटू में 6 आएगा, यानी कि आपके 49,000 आ गए, ये आपके 7,000 आ गए, और ये आपके 42,000 आ गए। ये आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करी है। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब इसके बाद रिसीविंग के, लेकिन जब आप रिसीव करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें से एक शेयर होल्डर सत्यम के पास 500 शेयर है, और उस 500 शेयर्स के ऊपर वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं कर पाया है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, calls in arrear account debited, to share first and final call account, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपकी टोटल मिला के 7 की है, तो 70,000 इंटू में 7, 49,000, जिसमें से 500 शेयर्स के ऊपर आपको पैसा नहीं मिला है। 500 इंटू में 7, यानी कि 3500 आपको नहीं मिला, तो आपको मिल गया 45,500, ये आपको रिसीविंग हुई होगी। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इसके बाद इसके शेयर्स को जो है हमने फॉरफिटेड करा है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यानी जो उसने पेड नहीं करी है सिर्फ उसी को लिखेंगे, बाकी किसी को नहीं लिख सकते। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो इसके पास जो थे वो 500 शेयर्स थे, 500 इंटू में 10। ये 10 क्यों? 10 इसलिए क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट
और अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपने ड्यू कर ली, यानी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आप फोरफीचर कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपने 10 से मल्टीप्लाई इसीलिए करा, और यहाँ पर आपने जो फोरफिटेड करे थे यहाँ पे आपने 9 से मल्टीप्लाई करा था। रीज़न ये है कि यहाँ पर आपने अभी आपकी 1 रुपये की कॉल बाकी थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 1 रुपये की कॉल बाकी थी, तो वो 1 रुपये की कॉल यहाँ पे आपकी जाके कंप्लीट हो गई, तो 10 रुपये तक का पूरा शेयर पहुँच गया, इसलिए 10 रुपये से आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे। प्रीमियम, इस पे जो प्रीमियम था वो 6 रुपये था, जो ये पेड नहीं कर पाया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 6 रुपये प्रीमियम था जो दे नहीं पाया, तो यानी ये 5000 आ गया, ये आपका 3000 हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपकी 7 रुपये की है, 3500, तो जो डिफरेंस बच गया वो आपका 4500 का बच गया। बीइंग 500 शेयर्स ऑफ, इसमें जो पार्टनर जो था जिसने नहीं दिया वो सत्यम था, 500 शेयर्स ऑफ सत्यम फॉरफिटेड। नाम लिखना जरूरी है जिससे कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि किसके शेयर्स को हम फॉरफिटेड कर रहे हैं। अब इसने रीइशू करें, रीइशू इसने करें 1000 शेयर्स, और जो रीइशू करे हैं उसमें सत्यम के सारे शेयर हैं, तो पहले सत्यम के सारे शेयर हैं, तो सबसे पहले सत्यम के शेयर को हम रीइशू कर लेते हैं। और जो इसने रीइशू करे हैं वो रीइशू करे हैं इसने 50 रुपये पर शेयर पे, 50 रुपये पर शेयर पे इसने रीइशू करें। बैंक अकाउंट डेबिटेड, ये रीइशू की एंट्री है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसने 50 रुपये पर शेयर पे रीइशू करें। अगर आपको ध्यान हो तो ये क्वेश्चन जो था वो था, इसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपये, अब रीइशू आप कर रहे हो 50 रुपये पे, यानी आप पार वैल्यू को क्रॉस कर गए। मैंने आपको बताया था कि अगर आप रीइशू जब करते हैं और उसमें पार वैल्यू को क्रॉस कर लेते हैं तो आपको रीइशू की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बैंक में टोटल 1000 करें, 1000 में से उसने कहा कि सत्यम के सारे, तो पहले मैंने सत्यम के सारे रीइशू कर दिए। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल का मतलब है 500 शेयर हैं, 10 रुपये का एक शेयर था, आप पार वैल्यू को क्रॉस कर गए हैं, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यानी 540 रुपये यहाँ पे प्रीमियम हो गया, तो ये आपके आ गए 25,000, 5000 ये आ गए आपके 2000, 20,000 ये आ गए आपके। यहाँ आप लिखोगे बीइंग 500 शेयर्स ऑफ सत्यम रीइश्यूड, सत्यम के रीइश्यूड हो गए, लेकिन टोटल मिला के जो रीइश्यू हुए वो 1000 हुए, तो 500 इसके हो गए, तो इसका मतलब 500 जो है वो सुंदरम के होंगे। दोनों को अलग अलग करने का जो मकसद है वो ये, ताकि आप समझ सको, एंट्री सेम होगी, आपको समझ सको कि कैसे जो है हम कैपिटल रिजर्व्स की जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 500 इंटू में 10 जो इसकी रियल वैल्यू है, और 500 इंटू में 40। ये मैं बार बार समझा रहा हूँ कि रीइश्यू की एंट्री में आपको ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तब आता है जब आप पार वैल्यू को क्रॉस कर जाते हो। 10 रुपये का शेयर है, 50 पे रीइश्यू कर रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि वहाँ पर जो है आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखना पड़ेगा, 5000 और ये 20,000। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ जिससे कि मुझे ये क्लियर हो जाए कि ये जो मैंने रीइश्यू करे हैं वो किसके हैं। बीइंग 500 शेयर्स ऑफ सुंदरम, 500 शेयर्स ऑफ सुंदरम रीइश्यूड, इसकी लास्ट एंट्री है इसकी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, लेकिन इसके जो अमाउंट की है उसके लिए आपको बीइंग गेन ऑन रीइश्यू ट्रांसफर्ड, हाँ इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा।
और वर्किंग नोट इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि सत्यम में तो ठीक है कि सत्यम के आपने यहाँ पे 500 शेयर फॉरफिटेड करे और 500 आपने यहाँ पे रीइशू कर दी, तो इसके लिए तो वर्किंग नोट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जो सुंदरम है, सुंदरम के केसेस में आपने रीइशू करें 500, और अगर आप चेक करोगे तो सुंदरम के जो शेयर्स थे वो 7000 थे, यानी 7000 में से हमने 500 शेयर जो हैं इसके वो रीइशू करें, तो इसलिए जो है उसका हमें वर्किंग नोट बनाना जो है वो ज़रूरी हो जाएगा, उसके बिना हमें पता नहीं लग पाएगा। तो इसका वर्किंग नोट जो है बस वो इसका लास्ट टॉपिक है जो आपको समझ आ जाए। जो इसका वर्किंग नोट्स बनेगा उसमें सबसे पहले जो कैलकुलेशन हम कर लेते हैं वो सत्यम के लिए कर लेते हैं। कैपिटल रिजर्व, सत्यम के लिए अगर हम चेक करें तो सत्यम के जो फॉरफिटेड थे, सत्यम के फॉरफिटेड शेयर्स ये थे, 500 शेयर इसके फॉरफिटेड थे और इसका फॉरफिटेड ये आया है आपका 4500। नॉर्मली जो कैपिटल रिजर्व निकालने का तरीका होता है वो ये होता है कि जो फॉरफिटेड वाली एंट्री है और जो रीइशू की एंट्री है उसमें शेयर फॉरफिटेड का जो डिफरेंस है वो माइनस कर दो। तो फॉरफिटेड इसके ये जो है उसका अमाउंट यहाँ 4500 आ रहा है, लेकिन रीइशू की जो इसकी एंट्री है इसमें शेयर फॉरफिटेड आया ही नहीं है, ठीक है, तो आपका एग्जैक्ट अमाउंट वही आ जाएगा 4500। लेकिन जो सुंदरम है उसमें ऐसा नहीं है, सुंदरम ने जो है इसके 500 शेयर आपने रीइशू करें, टोटल इसके पास 7000 थे, इसका जो फॉरफिटेड आया था इसके हमने जो शेयर फॉरफिटेड करे हैं वो ये है, शेयर फॉरफिटेड में इसका अमाउंट आया 35,000, इसमें से माइनस होना चाहिए जो रीइशू के टाइम पे फॉरफिटेड आया। अगर हम चेक करें तो सुंदरम का जो रीइशू की एंट्री है वो ये है, सुंदरम की रीइशू की एंट्री है, लेकिन इसमें शेयर फॉरफिटेड है ही नहीं कहीं पर, अगर होता तो उसको यहाँ पे मुझे माइनस करके लिखना पड़ता। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आपका 2500 आएगा, यानी टोटल मिलाएंगे तो 7000 जो है वो इसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे जो आखिरी में आपका आंसर आएगा वो 7000 है, ठीक है। तो कई कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे इसमें बीच में जाके उसने क्या करा कि अलॉटमेंट के बाद ही शेयर्स को फॉरफिटेड कर दिया, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करी, उसके बाद फिर जो दूसरा शेयर होल्डर था जो कि ये था सत्यम, फिर उसके शेयर को फॉरफिटेड करा, फॉरफिटेड करने के बाद रीइशू करे उसने 1000, उस 1000 के अंदर भी जो है एक शेयर होल्डर के सारे हैं और एक के कम है। तो जो पूरे स्टेप्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं कि पूरे स्टेप्स उसने कैसे कैसे सॉल्व करें, और बिना वर्किंग नोट्स के आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते। याद रखिएगा मैंने इसमें बड़ा वाला वर्किंग नोट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो बड़ा वर्किंग नोट सिर्फ तब बनता है जब प्रोराटा अलॉटमेंट होता है और अलॉटमेंट नॉन पेड होता है। इसमें प्रोराटा अलॉटमेंट है ही नहीं क्योंकि इसमें 80,000 शेयर्स 70,000 जो है 80,000 शेयर्स के लिए उसने एप्लीकेशन दी थी और एप्लीकेशन 77 यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन था, इसलिए वहाँ पे मैंने जो बड़ा वाला वर्किंग नोट है वो नहीं बनाया है।